तो आज की ब्लॉग में मैं आपसे अपनी एक ऐसी फीलिंग शेयर करने वाली हूँ जो फीलिंग आपकी भी ज़रूर होगी पर आप किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। हेलो नमस्ते माई करची से कलम तक फैमिली। मैं हूँ रचना और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है मेरे लिए क्योंकि मेरा रिजल्ट आया है। कैसा रिजल्ट आया है ये आपको ब्लॉग में पता चलेगा। और आज का टारगेट क्या क्या है, तो पहला टारगेट तो है ये पालक पनीर बनाना और ऐसे बनाना कि पालक जो है वो हरा भरा रहे। दूसरा टारगेट क्या है कि आज व्रत है मेरे हस्बैंड का, तो व्रत का कुछ नई रेसिपीज ट्राई करने का सोच रही हूँ। इसके लिए आलू उबाल लिया और आलू की कोई रेसिपी ट्राई करूंगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे, सिर्फ रेसिपीज से रिलेटेड नहीं, और भी लाइफ से जुड़ी कई सारी चीजें हैं जो आज का टारगेट है। जो कि मैं आपको बोलती हूँ ना कि हर हाउस वाइफ को या किसी को भी अपनी लाइफ में रोज का एक टारगेट जरूर फिक्स करना चाहिए, ताकि रात भर में उस टारगेट को अचीव करने के बाद आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आए, आप कुछ इनोवेटिव सीख पाएं और जिससे आपको एक सुकून की नींद आए। तो जिन लोगों को डिप्रेशन हो जाता है या कोई ना कोई एंजाइटी हो जाती है, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है ना, मेंटली मतलब सुकून नहीं रहता है, उनको ये वाली चीज जरूर आजमानी चाहिए। उनको खुद समझ में आएगा कि बेसिक प्रॉब्लम क्या है। खैर, तो आज के अब ब्लॉग शुरू करते हैं। बिना ज्यादा बातें किए आज के ब्लॉग शुरू कर देते हैं। ब्लॉग को पूरी जरूर देखिएगा क्योंकि ब्लॉग को पूरी देखने के बाद आप ऑटोमेटिकली बहुत ही अमेजिंग चेंजेस अपने अंदर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की। तो सुबह की नवरात्रि की पूजा पाठ आरती करने के बाद नाश्ता करके मैं और रचित निकल गए रचित के केंद्रीय विद्यालय स्कूल की तरफ। और रास्ते में हमें लेना था रचित के पापा को उनके ऑफिस से। तो रास्ते में हमने खूब सारी बातें भी की। नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो लग रहा मेरा रिजल्ट आने वाला है जैसे मेरा एग्जाम। अगर थोड़ी सी भी शिकायत होगी ना कोई बात नहीं। हाँ, मार पीट की शिकायत अगर लेकर तो फिर तो घर में भी हो जाएगा दंगा फसाद। बाद हम पहुंच गए इनके ऑफिस और ऑफिस से ले लिया रचित के पापा को भी, क्योंकि पीटीएम में मम्मा पापा दोनों जाते हैं। और रचित का एक्साइटमेंट लेवल एकदम हाई पे था। हाउ इज़ द जोश, हाई सर वाली कंडीशन थी रचित की। और मैंने उसको बताया कि हमारे टाइम में ना स्कूल में पीटीएम नहीं होता था, या शायद हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते थे इसलिए नहीं होता था, बिहार के सरकारी स्कूल में। तो उसने बताया, मम्मा मैं भी तो सरकारी स्कूल में पढ़ता हूँ, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता हूँ, तो मेरे स्कूल में तो पीटीएम होता है। तो ऐसी ही पुरानी बातें भी। मम्मा की निकल मार रहे हैं। आज रचित और रचना दोनों का ही रिजल्ट आने वाला है। और रचित पहले ही बोल के आया रोहित को कि मैं आते ही आपको पार्टी दूंगा। अगर रिजल्ट सही हो। रिजल्ट ये कह रहा था कि आज इन लोगों का रिजल्ट और फिर पहुंच गए यहाँ के केंद्रीय विद्यालय। ये केंद्रीय विद्यालय का अदर ब्रांच है, मतलब इस स्कूल में ना प्रिंसिपल नहीं है। और चूंकि इनका मिड सेशन में ट्रांसफ़र हुआ मेरे हस्बैंड का, तो सारे स्कूल में एडमिशन क्लोज़ हो चुके थे। तो मिड सेशन में हमने इस केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराया, क्योंकि मुझे ये पता था कि पढ़ाना तो मुझे ही, हाँ, लेकिन स्कूल के माहौल का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। बाकी एज अ ट्यूशन टीचर, एज अ मदर, पढ़ाना तो मुझे ही होता है। तो मुझे पढ़ाई लिखाई की कभी उतनी टेंशन नहीं होती है, लेकिन मेरे लिए है कि स्कूल में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती रहे, ताकि बच्चा सिर्फ पढ़ाई में नहीं एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भी इंगेज रहे। मेरा मेन पर्पज़ स्कूल में एडमिशन कराने का क्राइटेरिया जो यही होता है, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करने से ना बच्चों की फुल ग्रोथ होती नहीं है। तो रचित ने बहुत एक्साइटमेंट के साथ अपना पूरा स्कूल दिखाया। और सही बताऊं तो मुझे अपना सरकारी स्कूल याद आ गया। जैसे हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते थे वैसे ही डिट्टो वैसे ही था। और सारी चीज़, इवन कुछ चीज़ तो ऐसी ही, हमारे सरकारी स्कूल में भी हमारे बाथरूम होता था पर बाथरूम में ताला लगा रहता था, बेसिन होता था पर बेसिन में नल नहीं होता था। तो अभी भी मुझे लगता है ना, जो फर्स्ट ब्रांच है केंद्रीय विद्यालय का उसके बारे में तो सुना है बहुत अच्छा है, बट सेकंड ब्रांच में ये देखिए, अब बेसिन में नल नहीं है, इसीलिए इतना साफ़ सुथरा भी है। तो ये सब चीज़ें मैंने देखी और फिर हम लोग रिज़ल्ट लेकर के घर पे आ गए। तो रचित का सारे सब्जेक्ट में A+ आया, आउटस्टैंडिंग आया। तो एज अ मदर और एज अ टीचर मेरे लिए आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। और फिर मैंने बनाया था दल पिट्ठी। तो इसके लिए चने का दाल भिगा करके गई थी। चने के दाल को पानी से निकाल दिया, मिक्सी के जार में चने का दाल डाला, उसमें थोड़ा सा हल्दी, 4-5 कलियां लहसुन की, हींग का पाउडर और 2 खड़े लाल मिर्च डाल के हल्का सा पानी छिड़क के इसका पेस्ट बना लिया। और क्योंकि मिक्सी में बिल्कुल बिना पानी के तो चला नहीं सकते, तो हल्का सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लिया था। इसे ना बिहार में पिट्ठी कहते हैं, यूपी में इसको फरा कहते हैं, छत्तीसगढ़ में भी इसे फरे कहते हैं। और ये चावल के आटे का बनता है, लेकिन मैंने इसको गेहूं के आटे से बनाया। तो इसमें धनिया की पत्ती और नमक डाल दिया और इसको मिक्स कर लिया।
गेहूं का आटा ऑलरेडी सना हुआ रखा था। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता टेस्ट का, सिर्फ चावल के आटे वाला टेस्ट का फ़र्क होता है। तो ये गेहूं का आटा देखिए नॉर्मल जैसे आटा रोटी के लिए सानते हैं वैसे ही सना हुआ था। एक गहरे बर्तन में आधा पानी रख करके चढ़ा दिया, ऊपर ये स्टील वाली चलनी रख दी और इसमें पानी गर्म होने के लिए छोड़ दिया। और फिर बड़ी बड़ी रोटियाँ बेल ली, जैसे नॉर्मल हम लोग रोटी बेलते हैं, और उसको फिर ग्लास से छोटी छोटी पूड़ियाँ काट ली ताकि एक साइज़ का कटे तो देखने में भी सुंदर लगता है। क्या होता है जो भी खाना हम बनाते हैं ना, वो टेस्ट तो मैटर करता है पर उसकी प्रेजेंटेशन वो देखने में भी अच्छा दिखना चाहिए, तो खाने में और इंटरेस्ट आता है। तो मेरा थोड़ा प्रायोरिटी में ही रहता है कि जितना कोशिश करूं अगर कम समय में भी ये चीज़ ज़रूर है कि वो देखने में भी खूबसूरत लगे। चाहती तो इसको बड़े बड़े बेल करके भी एक साथ दाल भर के बना सकती थी, पर छोटी छोटी पूड़ियों में बनाया इस तरह से। और 3 लोग के लिए बनाना तो बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाना नहीं था, तब तक ये पानी भी गर्म हो गया। तो इसको उलट उलट के एक एक फरे को इसमें रख दिया और फिर इसको ढक दिया 10 मिनट के लिए। तो जब तक ये पक रहा था तब तक मैंने हरी चटनी, जो धनिया मिर्चा लहसुन अदरक की हरी चटनी बनती है ना, वो पीस लिया था। पर ये वाली फरे जो है ना, या तो कढ़ी के साथ अच्छे लगते हैं या फिर दही वाली चटनी के साथ। तो 2 चम्मच दही लिया और उसमें हरी वाली चटनी 1 चम्मच मिला दिया। और ये जो रेस्टोरेंट में नहीं ग्रीन चटनी मिलती है दही वाली हरी चटनी, ये एक्चुअली ऐसे ही बनती है। आपको कभी ट्राई करना होगा ना तो ज़रूर ट्राई करिएगा, इसको बहुत आसान होता है। अगर ग्रीन चटनी आपके पास बनी हुई है तो फटाफट से इसको दही मिला दीजिए। ये तंदूरी आइटम के साथ, ग्रिल्ड आइटम के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो जब तक चटनी बनाया तब तक फरे बन गए और इसमें ऊपर से देसी घी लगा दिया। और ये फरे जो है ना, ये स्टीम बहुत टेस्टी लगते हैं। तो बस वही गर्मा गर्म वही खाया। और व्रत था मेरे हस्बैंड का, तो उनके लिए आज आलू बनाया, आलू फ्राई। तो व्रत में क्या होता है, बहुत सारे लोग सेंधा नमक नहीं खाते हैं, तो अगर वो व्रत की किसी भी रेसिपी में टमाटर डाल के बनाते हैं या नींबू डाल के बनाते हैं तो नमक की कमी नहीं खलती है। तो 5 आलू उबाला था, उसको काट लिया, 2 टमाटर बारीक काट लिए, थोड़ा सा अदरक कद्दूकस कर लिया था और हरी मिर्ची और धनिया पत्ती काट लिया। रिफाइंड ऑयल में अदरक, हरी मिर्ची और जीरे का तड़का दे दिया। और जब अदरक थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो गया तो टमाटर को डाल करके और फिर इसमें सेंधा नमक डाला। अगर आप सेंधा नमक खाते हैं तो ही डालिएगा, नहीं खाते हैं तो बिना सेंधा नमक के भी ये वाला आलू टेस्टी लगता है। और इसको थोड़ा सा कलछुल से अच्छे से ठोक लिया ताकि टमाटर खूब मैश हो जाए अच्छे से। चाहती तो टमाटर चॉप करके भी डाल सकती थी, पर उससे क्या होता ना, आलू गीला गीला बन जाता, कुरकुरे आलू नहीं बनते हैं, इसलिए काट के डाला। फिर आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था, वो डाल दिया और मिक्स कर दिया। और इसको खुले करके ही, ढक्कन बिना लगाए खुले खुले ही 10 मिनट तक पकाऊंगी ताकि आलू थोड़ा कुरकुरा हो जाए, टमाटर से अच्छे से लटपटास आ जाए, टेस्ट अच्छे से आ जाए। और फिर ऊपर से हरा हरा धनिया पत्ती। तो ये जो कलर कॉम्बिनेशन होता है ना, लाल हरा और आलू का रंग, ये बहुत सुंदर लगता है। जैसा कि मैंने कहा ना, प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आलू एकदम फेवरेट है हम लोग की व्रत में, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए एक पर्सनल फीलिंग आज शेयर करती हूँ आपसे। जब आप जितनी भी लेडीज़ इस ब्लॉग को देख रही हैं जिसके भी बच्चे हैं, वो लोग ये ज़रूर फील करती होंगी कि जब वो मायके जाती हैं तो मायका ही वो एक जगह होता है जहाँ उनके बच्चे को उनके नाम से जाना जाता है। जैसे मैं अगर अपने मायके जाती हूँ तो मेरे बेटे से लोग पूछते हैं रचना के बेटे हो क्या। तो मायका ही एकमात्र जगह होती है जहाँ बच्चों को उनकी माँ के नाम से पहचाना जाता है। ये वाला स्टेटमेंट आपने रील्स में भी देखा होगा, कहीं पढ़ा भी होगा। ये नॉर्मल है, लेकिन ये एक फीलिंग पर्सनल होती है, सबकी पर्सनल फीलिंग होती है। सेम ऐसे ही ना, स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पेरेंट्स को उसके बच्चों के नाम से जाना जाता है, वो भी फीलिंग एकदम अलग होती है। बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब भी मैं स्कूल जाती हूँ, पीटीएम में जाती हूँ, मुझे लगता है सारी मदर्स जब भी पीटीएम में जाती होंगे, मदर फादर, तो वो ज़रूर फील करते होंगे कि उन्हें बहुत अच्छी फीलिंग आती होगी जब टीचर उन्हें ये कह के बुलाती हैं कि आप इनके मम्मी पापा। जैसे मुझे बुलाया गया आप निरुक्त की मम्मी हैं, या मेरे हस्बैंड को बुलाया गया निरुक्त के फादर हैं। वो वाली फीलिंग जब आपके बच्चे के नाम से आपको लोग पहचानते हैं ना, तो अलग ही होती है। और आज मेरे लिए पीटीएम थोड़ा सा और अलग था, इसलिए क्योंकि नॉर्मली हम लोग जैसे पीटीएम में जाते हैं तो ऑब्वियस है फादर का नाम ऊपर लिखा जाता है और फादर के पोस्ट और वो सब चीज़ों से होता है। बट मैम ने जैसे ही रचित का मार्कशीट दिया और बताया सब में A+ आया, आउटस्टैंडिंग है और पढ़ने में बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंट है, मस्तीखोर भी है, क्लास में मस्ती करता है तो वो नहीं रहता है तो क्लास में मस्ती मिस होती है, सब मैम ने बताया। तो जब टीचर्स बताती हैं ना बच्चों के बारे में, वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। लेकिन उसके अलावा जब उसकी मैम ने ये बोला कि आपकी वीडियोज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप बहुत अच्छी वीडियो बनाती हैं और आई एम प्राउड ऑफ यू, वो एक अलग ही फीलिंग थी। कहने को 2 लाइन था, पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि, और सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे बेटे को भी ये बहुत अच्छा लगा कि मैम ने तुम्हारे बारे में मम्मा ये बात बोली, तो मुझे बहुत अच्छा लगा।
तो ये एक होता है ना, छोटी छोटी सी आप जो पूरे दिन में मेहनत करते हो उसको कोई अप्रिशिएट करता है, तो ये अलग एक अच्छी सी फीलिंग दे देती है। और एज अ टीचर भी मेरे लिए बहुत अच्छी फीलिंग थी, क्योंकि मैं अपने बेटे की ट्यूशन टीचर हूँ। तो उसका कोई भी कहते हैं ना, उसका रिज़ल्ट नहीं मेरा रिज़ल्ट आया, मुझे ऐसा लगा था मेरा रिज़ल्ट आया। और बहुत सारे लोग इस चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हर चीज़ों की वैल्यू ना हर फेज़ में जाके ही समझ में आती है। जब हम लोग पहले, जब हम मदर नहीं बने थे, मतलब हमारे साथ के लोग, तो कोई अपने बच्चों को बताता था ना कि बच्चा क्लास में फ़र्स्ट आया क्लास 2 या 3 में, तो हम लोग को ये लगता था क्लास 2 या 3 में फ़र्स्ट आना कौन सी बड़ी बात है, लोग इतने एक्साइटेड क्यों हो जाते हैं जब। और अभी भी बहुत सारे लोग ये सोचते हैं। बट जब आप पेरेंट्स बन जाते हो ना, तो फिर बच्चा चाहे किसी भी क्लास में हो, चाहे कितने भी छोटी उसमें हो, उसकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी होती है तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। और ये इस बात से तो मुझे लगता है सभी पेरेंट्स एग्री करेंगे। और जो उस फेज़ में होंगे वो ही उसकी इम्पोर्टेंस समझ पाएंगे कि जब स्कूल जाते हैं, बच्चे के नाम से आपको बुलाया जाता है, बच्चे की तारीफ़ होती है, या बच्चे की एक कंप्लेन भी हो जाती है तो कितनी, मतलब कहते हैं ना, मन भारी सा हो जाता है। बस ये लगता है कि नहीं, कोई ऐसी कंप्लेन ना हो। छोटी मोटी कंप्लेन तो होती रहती है, बट कोई ऐसी कंप्लेन ना हो जो हार्ट वो कर दे। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो पेरेंट्स बहुत अच्छे से ये फीलिंग समझ सकते हैं, चाहे कितने भी उनके बड़े हो गए हों बच्चे। बट आज भी किसी भी माँ बाप के लिए ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ होती है, और ये बहुत ही कॉमन सी फीलिंग होती है। तो मैंने आज सोचा कि मैं अपनी ये फीलिंग शेयर करती हूँ कि मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। बच्चा चाहे छोटी भी चीज़ अचीव करे, उसकी अचीवमेंट अपनी अचीवमेंट लगती है। बच्चे के नाम से अगर कहीं बुलाया जाता है कि आप इसकी मम्मा हो, वो भी मेरी अचीवमेंट लगती है। और इसके अलावा उसका रिज़ल्ट आता है तो लगता है मेरा रिज़ल्ट आया, क्योंकि पीछे उसके एग्ज़ाम के पीछे की मेहनत तो हमारी ही होती है। और अगर उसकी कुछ नेगेटिव चीज़ अगर पता चलती है तो लगता है कि खुद की कोई नेगेटिव, हमारी पेरेंटिंग में कोई कमी रह गई है, तो हमें ये चीज़ ठीक करनी होगी। तो सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं, नेगेटिव के लिए भी हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए, ताकि हम अपनी पेरेंटिंग के लिए एक स्टेप और आगे आएँ, हम अपनी पेरेंटिंग को एक स्टेप और सुधार सकें। इसलिए भी शायद अब पीटीएम, हम लोग के टाइम में पीटीएम और ये सब चीज़ें हमने कभी, मतलब हमारे मम्मी पापा कभी नहीं गए, या हम लोग ऐसे स्कूल में पढ़े नहीं। हालांकि रचित भी प्रॉपर सरकारी स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय में, पर हम लोग बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़े, वहाँ पीटीएम जैसा कुछ भी कल्चर नहीं था। तो आज मम्मी से मैं यही बात कर रही थी कि हम लोग तो कभी, तुम लोग तो कभी गए नहीं, लेकिन अब ये वाला जो होता है ना, ये फीलिंग हम लोग समझ सकते हैं। पिछली जनरेशन, हर जनरेशन में चेंजेस भी आते हैं। तो एज अ पेरेंट आपके लिए सबसे स्पेशल फीलिंग क्या होती है पीटीएम में, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और बच्चे की छोटी से छोटी अचीवमेंट जो है वो आपको इफ़ेक्ट करती है या नहीं, हाँ या ना में ज़रूर जवाब दीजिएगा। ओवरऑल आज की ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। और ब्लॉग में क्या चीज़ आपको सबसे अच्छी लगी, अगर कुछ भी एक भी चीज़ अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी इस फैमिली का परमानेंट मेंबर बन जाइए। तो बच्चों को या किसी भी एडमिशन टेस्ट के लिए वर्कशीट सॉल्व कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये वर्कशीट है सेंटेंसेस, इंग्लिश ग्रामर के सेंटेंसेस टॉपिक की, जिसमें फर्स्ट है टिक द लाइन दैट मेक सेंस। सिंपल सेंटेंसेस देने हैं जंबल वर्ड्स करके, और बच्चों को उसे रीड करके टिक लगाना है कि कौन सा सेंटेंस परफेक्ट है। जैसे नाइट एट प्लेड इवनिंग, वी कंप्लीटेड हिज होमवर्क, मिस्ड स्कूल बस, और राहुल वेंट टू स्कूल बाय बस। सेकंड आता है मैचिंग, जो कि बच्चों का फेवरेट सेक्शन होता है। आपको एक स्टेटमेंट को दो पार्ट में तोड़ देना और बच्चों को सही स्टेटमेंट के साथ सही स्टेटमेंट को मैच करना। अ मंथ एगो वी वेंट टू दिल्ली, द सन इज वेरी हॉट टूडे। इस तरह से उनको सेंटेंसेस को, टूटे हुए सेंटेंस को मैच करना है। थर्ड नंबर पे आता है मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, जहाँ पे आप जंबल वर्ड्स करके सेंटेंसेस दे देते हैं और बच्चों को नंबरिंग करनी होती है। द इंटू द बनाना, पील पुट डस्टबिन, 1 2 द बनाना, पील पुट इनटू द डस्टबिन। यहाँ पे बच्चों को सेंटेंसेस की नंबरिंग करनी है। इसकी कंप्लीट क्लास और वर्कशीट चैनल के प्लेलिस्ट पे आप ज़रूर देखिएगा।